अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। सियासी उफक पर इन दिनों मदर ऑफ ऑल डील्स की बाज़गश सुनाई दे रही है। एक सादा सा सवाल सर उठा रहा है कि क्या चेयरमैन पीटीआई यानी साबिक वजीर आज़म इमरान खान मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से डील कर रहे हैं? क्या इमरान खान मुतालबात मनवाने में कामयाब हो जाएंगे और क्या वक्त की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के मुतालबात के आगे घुटने टेक देगी या सरेंडर कर देगी? अब मुल्की सियासत में डील के तासुर को इसलिए भी तकवीयत मिलती है या दुरुस्त समझा जाता है कि सियासी तारीख में बहुत से सियासतदान वक्त की इस्टेब्लिशमेंट से अपने वक्ती रिलीफ या वक्ती गेन के लिए डील्स करते रहे हैं। कतई नजर इस बात से कि इन लॉन्ग रन यही डील्स उन्हीं सियासतदानों के पांव की बेड़ियां बनती रही है और उन्हीं सियासतदानों को इक्तदार से बेदखल करने के लिए इस्तेमाल होती रही है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में इस्टेब्लिशमेंट और सियासी हुक्मरानों के माबैन इख्तलाफात का नतीजा कभी सियासी हुक्मरानों के लिए अच्छा नहीं रहा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो या जुनेजो, मियां नवाज शरीफ हो या बेनज़ीर और यूसुफ रजा गिलानी हो या फिर इमरान खान, पाकिस्तान में 1971 की जंग के अलावा इस्टेब्लिशमेंट तकरीबन तमाम मौके पर ताकतवर रही है और 1988 के बाद इस्टेब्लिशमेंट अगर ये कहा जाए कि अपनी ताकत की महराज पर आ गई तो ये कहना गलत नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि डील होती क्या है। डील, मुफाहमत, कॉम्प्रोमाइज, समझौता, कुछ लो और कुछ दो। डील का लफ्ज़ बुनियादी तौर पर उस वक्त इस्तेमाल होता है जब मुज़ाकरात के ज़रिए किसी तनाज़े को हल किया जाए या तनाव को कम करने की कोशिश की जाए। पाकिस्तानी सियासत में डील का लफ्ज़ ज़्यादातर मनफी मानों में इस्तेमाल होता है, यह मनफी गर्दाना जाता है। इसका मतलब यह है कि जहाँ कानून या सियासी रवायात इजाज़त ना देती हों वहाँ किसी के साथ रियायत बरतना और बातचीत के ज़रिए अपने कुछ मुतालबात मनवा लेना, कुछ देना और कुछ बदले में ले लेना। और पाकिस्तानी सियासत और डील का पुराना ताल्लुक है। वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर इमरान खान तक सब सियासतदानों ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी न किसी नहज पर, किसी न किसी सतह पर डील की ताकि अपने सियासी मकासद हासिल किए जा सकें। ताहम अगर तारीख से सबक सीखा जाए तो डील से सियासतदानों को कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ ऐसे हैं कि सियासतदानों की मजबूरी से फ़ायदा उठाया जाता रहा है क्योंकि इसके बगैर पाकिस्तान में इक़्तिदार में आना मुमकिन नहीं है और सियासतदान भी वक्त की डील को अपने वक्ती गेन के लिए कैपिटलाइज करते रहे हैं। ये पहली बार तो नहीं है कि मुंतखब वज़ीर आज़म के ऐवान इक़्तिदार से निकलकर कानून के शिकंजे में फंस जाना और फिर कानून के शिकंजे में फंसे हुए उसी सियासतदान के साथ डील करना, मुज़ाकरात करना, उसके कुछ मुतालबात मानना, उसके लिए कुछ रास्ता तलाश करना और अल्टीमेटली उसको वक्ती तौर पर रिलीफ दे देना। डील की मौजूदा अफवाहों को तक़वियत इसलिए भी मिलती है कि मुल्की सियासी तारीख में अक्सर व बेशतर यही डील्स होती रही हैं। अगर अब सियासी तारीख पर नज़र दौड़ाई जाए तो बिगेस्ट डील या हिस्टोरिकल डील जुल्फ़िकार अली भुट्टो की डील को कहा जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जनरल याह्या खान के साथ 1971 में एक डील हुई थी। I do not want to go into the past because the past is a sordid past. It's a bad past. It's a terrible past. और उसे तारीख की सबसे बड़ी डील कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, जिसमें मुजीबुर रहमान जिन्होंने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए यानी जमहूरी तौर पर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हुए। 1969 आंदोलने आयुब खानेर पतन होवार परे लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वज़ीर आज़म बना दिया गया। एक सिविलियन यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सदर और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाना भी तारीख की एक बहुत बड़ी मिसाल है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जनरल याह्या खान के माबैन हुई इस डील को तारीख की यानी मुल्क की सियासी तारीख की सबसे बड़ी डील कहा जाता है। लेकिन अल्टीमेटली इस डील का नतीजा क्या निकला? 1979 यानी 1971 के 8 साल बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ता-ए-दार पे झूलना पड़ा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी सियासतदानों को एक सबक सिखाने के लिए काफ़ी थी, यानी इट वॉज अ लेसन टू लर्न। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सियासतदानों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इस फांसी से कोई सबक नहीं सीखा। हत्ता कि उनकी अपनी बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी इस डील से कोई सबक नहीं सीखा और 1988 में बेनज़ीर भुट्टो इंतखाबात जीती तो इस्टेब्लिशमेंट से डील कर ली। मैं प्राइम मिनिस्टर ओहदे के तौर पर हूं मगर मैं पाकिस्तान की एक शहरी हूं। यानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कुछ मुतालबात रखे गए और पहला मुतालबा यह था कि वज़ीर ख़ारजा साहबज़ादा याकूब अली खान और वज़ीर ख़ज़ाना वी जाफ़री होंगे। मोहतरमा ने ऐसे ही किया, अपनी हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़ज़ाना इस्टेब्लिशमेंट के कहे हुए लोगों को लगाया। ये दोनों साहिबान उस वक्त के सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान और इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब समझे जाते थे, जबकि तहरीक बहाली जमहूरियत यानी MRD जिसको मूवमेंट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, उनकी तरफ से नवाबज़ादा नसरुल्लाह को सदर नामज़द किया गया और दूसरी तरफ ग़ुलाम इसहाक़ खान प्रेसिडेंट थे। तो उस वक्त डील ये हुई कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ग़ुलाम इसहाक़ खान को सदर बनवाएंगी और अल्टीमेटली यही हुआ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ग़ुलाम इसहाक़ खान की हिमायत में अपना वोट डाला।
1990 में यानी उसी साल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इक़्तिदार से बेदखल कर दिया गया और 1990 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया गया। सिर्फ के दिल से हल्फ उठाता हूँ, सिर्फ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, कि मैं मुसलमान हूँ। अल्लाह ताला की इबादत और तौहीद पर एतकाद रखता हूँ, अल्लाह ताला की इबादत और तौहीद पर एतकाद रखता हूँ। उसके बाद उसी साल जब नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो उनकी वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और वक्त के सदर गुलाम इसहाक खान से लड़ाई हो गई। 1993 में उनके बकौल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने गुलाम इसहाक खान को ट्रैप किया और ये कहा कि अगर वो वजीर आजम मुंतखब होती हैं तो गुलाम इसहाक खान को सदर बनवाएंगी। लेकिन जब वक्त आन पहुंचा तो उस वक्त गुलाम इसहाक खान नहीं बल्कि फारूक लगारी को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सदर के लिए नामजद कर दिया और इंतखाबात में सदर फारूक लगारी को बनवाया गया। बेनज़ीर ने फारूक लगारी को इसलिए चुना कि वो इस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल होंगे, मगर फारूक लगारी ने 1996 में उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से एक सीक्रेट डील की। ये सीक्रेट डील उस वक्त जंग की मारूफ सियासतदान सैयदा आबिदा हुसैन की सहूलतकारी से हुई थी और इस्टेब्लिशमेंट इसमें सहूलतकार ना हो ये हो ही नहीं सकता। उस वक्त फारूक लगारी को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सैयदा आबिदा हुसैन की वसातत से ये बावर कराया गया कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो फारूक लगारी को बतौर सदर कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये देखिए कि 1996 में जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो वक्त के सदर, वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ लड़ाई हो गई। वक्त के सदर फारूक लगारी, वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सज्जाद अली शाह और वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल जहांगीर करामत को ओहदे से फारिग कर दिया। और जब बरतरफ किया गया तो यूं परसेप्शन मिला कि जैसे नवाज शरीफ मजबूत तरीन वजीर आजम बनकर उभरे हैं। मुझे सिर्फ इस मुल्क का दर्द है, जिस दर्द से मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं किसी के खिलाफ इंतकाम का जज्बा नहीं रखता। आज अगर मैं इंतकाम का जज्बा किसी से रखता हूँ तो उन लोगों से रखता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया है। लेकिन फिर वक्त का पहिया बड़ा बेरहम है। ये वक्त का पहिया घूमता है और 1999 में नवाज शरीफ को मिलिट्री कू का सामना करना पड़ता है, जब वक्त के ताले आजमा जनरल परवेज़ मुशर्रफ मार्शल लॉ लगा देते हैं और फिर नवाज शरीफ को अल्टीमेटली मुल्क से बेदखल कर दिया जाता है, जिला वतन कर दिया जाता है। यानी इस डील का नतीजा भी नवाज शरीफ के लिए मनफी निकलता है, यानी नवाज शरीफ का अपना इक़्तिदार इसी डील की सूरत में जाता रहता है। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, 1971 से लेके 1999 तक मुल्क में जिस जिस सियासतदान ने जो जो डील की उसके क्या नताइज मुरतब हुए, हमने एक हल्का सा खाका आपके सामने रखने की कोशिश की। उसके बाद 2006 आ जाता है। 2006 में पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी वक्त की दो बड़ी जमातें जो दोनों इस्टेब्लिशमेंट के हाथ डसी हुई होती हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ एक चार्टर, एक मिसाक करती हैं। इसको मिसाक जमहूरियत या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है और मैं अक्सर व बेशतर इसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को पाकिस्तानी सियासत का मैग्ना कार्टा कहता हूँ। तय ये पाया है कि हम एक चार्टर ऑफ डिमांड्स बना लें, फिर हम गवर्नमेंट को वो चार्टर ऑफ डिमांड्स पेश करें, क्योंकि इसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ने दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को इतना मजबूत किया कि वो इस काबिल हुई कि इस्टेब्लिशमेंट को ये बावर करा सकें कि इस्टेब्लिशमेंट को कोई इख्तियार नहीं है कि वक्त से पहले किसी हुकूमत का तख्ता उल्टें या किसी वज़ीर आज़म को घर भेजें। उसके बाद पहली बार हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 5 साल पूरे किए। पहली बार हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 5 साल पूरे किए। लेकिन अल्टीमेटली इसी हुकूमत में यानी इस हुकूमत में नवाज शरीफ को कमज़ोर करने के लिए इमरान खान को तैयार किया गया। इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के हाथ बैत की और फिर इस्टेब्लिशमेंट का ये मुतालबा माना कि अगर इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलेंगे तो अल्टीमेटली उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया जाएगा। और यूँ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की धज्जियाँ उड़ाने के लिए एक तीसरी कुव्वत तैयार की गई। यानी जब जब सियासतदानों को ट्रैप किया गया, नीचा दिखाया गया, कमज़ोर किया गया, तो इस्टेब्लिशमेंट ने सियासतदानों ही का सहारा लिया। अब आखिरी सवाल के जवाब की तरफ बढ़ते हैं और वो ये है कि डील का खात्मा मुमकिन कैसे है। तो मेरे सादा से पाकिस्तानियों, जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके डील के तासुर को ख़त्म किया गया या तौबा ताइब हो गए सियासतदान कि हमने आइंदा कभी किसी से डील नहीं करनी, तो एक बार फिर मुल्क की तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर एक परचम तले मुत्तहिद होकर ये फैसला कर लें कि जो होगा आइन और कानून के तहत होगा, जो होगा वोट के ज़रिए होगा, जो होगा जमहूर की आवाज़ के ज़रिए से होगा, तो डील को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस्टेब्लिशमेंट के डसे हुए हैं और इस्टेब्लिशमेंट के बेनिफिशरीज भी हैं,
एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ ये तासुर पाया जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की सबसे होनहार जमात है। इस वक्त वो इस्टेब्लिशमेंट की छत्तर छाया में है और एक और डील करने को तैयार है। अगर यूं ही जमातें डील करती रहेंगी तो डील का तासुर को कभी दफन नहीं किया जा सकता। मुल्क की सियासत से डील को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक छत तले बैठें और बैठ के एक ऐसा चार्टर दस्तखत कर लें कि जिसमें जमहूरियत की बहाली भी हो और जिसमें मईशत की बहाली भी हो। तभी हम डील के इस घिनौने लफ्ज़ से और इस घिनौने खेल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।